इसराइल के साथ अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इस युद्ध को 24 दिन बीत चुके हैं। आज आप 25वें दिन के अंदर एंटर कर चुके हैं। इस युद्ध में सबसे बड़ी जो हानि हुई थी वो 28 फरवरी को जो अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या के साथ में हुई थी। और उसके बाद में ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया। उसकी वजह से बहुत सारे देशों में इसका इफेक्ट पड़ा है, हमारे प्यारे भारत में भी पड़ा है। अमेरिका में कच्चे दे जो तेल है उसके दाम बढ़ गए हैं, गैस के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। और उसी बीच में अमेरिका ने ये भी धमकी दी थी ईरान को कि 5 दिनों के अंदर जो है ना हम लोग इसको पूरा पहले तो धमकी दी थी कि आपके सारे पावर प्लांट है उनको उड़ा देंगे, लेकिन अभी 5 दिनों का टाइम दिया है, कहते सीज फायर के लिए। हम इस पर पूरी डील डन कर देंगे, एक नया नेता जो नियुक्त करेंगे और हो सकता है अमेरिका ईरान को चलाए, कुछ ऐसी प्रकार की गवर्नमेंट है हम लोग स्टार्ट कर पाए। लेकिन ईरान ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ईद के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति जी से बात की थी और शांति बनाए रखने के लिए इस तरीके की कामनाएं की थी। लेकिन भारत में ओपनली मतलब जनता को संबोधित सार्वजनिक रूप से जो है पहली बार किया है और कहा है कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना पड़ेगा। 25 मिनट तक की लगभग स्पीच दी थी प्रधानमंत्री जी ने और कोरोना के टाइम पीरियड को याद दिलाया था कि क्योंकि कोरोना के अंदर भी हमारी स्थिति बड़ी नाजुक थी, तो कहा जैसे हम कोरोना के समय एक साथ रहे थे वैसे वैसे हमें शांत मन से संयम के साथ धैर्य के साथ हर चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संकट है ये शायद लंबे चल सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। सरकार ने यह भी कहा है कि देश में तेल और गैस के संकट ना हो, इसके लिए हम लोग पहले 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये साथ साथ मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर जो भारत के बहुत सारे जवान युवा रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कई जहाज भारत आए हैं। हम 41 देशों के साथ उत्पाद आयात करते हैं। बीते दशक में भारत ने संकट इसी समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी थी। हम 65 लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम रिजर्व की व्यवस्था पर अभी काम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। एवं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नागरिकों और पावर प्लांट पे जो हमले की बात हो रही है उसको हम लोग बिल्कुल भी नामंजूर करते हैं और के साथ साथ हॉर्मुज का रास्ता रोकना भी स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं। ईरान से ही 1,000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। मतलब लाखों कह सकते हैं कि अलग अलग देशों के अंदर भी गए हैं, सुरक्षित गए हैं, पर हमें ज्यादा जरूरी है कि हमारे भारतीयों को हम सुरक्षित अपने देश के अंदर लौटा पाए। तेल गैस गैस के संकट पे तो कहा ही है प्रधानमंत्री जी ने कि 53 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे बढ़ा के 65 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा करने का काम चल रहा है। हमारी तेल कंपनियां अलग स्टोरेज रखती है। संकट को लेकर प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे टाइम तक रहने की उम्मीद आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा, जैसे कोरोना में रहे थे वैसे वैसे। अन्न और राशन पे कहा है कि अन्न और राशन तो हमारे भारत में पर्याप्त अन्न भंडार है। आपात स्थिति में भी निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है हमारे। और उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में भी कमी आई थी, तो भारत के किसानों को यूरिया की एक बोरी 300 रुपए से भी कम कीमत में दिलाई थी भारत ने। तो तेल गैस फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंच गए हैं। इसके लिए सहयोगियों से संवाद भी लगातार हम कर रहे हैं। सुरक्षा पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि कहा है कि हम लोगों ने लाखों भारतीयों को वापस बुला ही लिया है। पावर सप्लाई पे ही कहा है कि युद्ध का चैलेंज एक ये भी हो सकता है कि देश में आगे गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, इस समय बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। तो देश के पावर प्लांट में कोल स्टॉक उपलब्ध है। पावर जनरेशन के लिए सप्लाई तक जो है ना हर सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है। एनर्जी सेक्टर पे कहा है कि एनर्जी हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स वेस्ट एशिया ही है, सॉरी। और भारत पर इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव का असर कम हो, इसलिए कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं।
एक ग्रुप भी बनाया हम लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग हम आयात निर्यात करने वाली दिक्कतों पे लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और युद्ध को लेकर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैंने वेस्ट एशिया के बहुत सारे देशों से बात की है, उनके प्रमुखों से बात की है और सभी से ये गुजारिश की है कि जो कमर्शियल जहाज है उस पे हमला और रुकावट जो है ना वो अस्वीकार्य है, इनके ऊपर कोई अटैक ना करें। अच्छा, ये पश्चिमी एशिया संकट पे भारत के 5 मेन असर पड़े हैं। जैसे सबसे पहला असर तो तेल और ऊर्जा पे ही है। भारत 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसमें से 60 से 65% वेस्ट एशिया से ही आता है और हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। यहाँ भारत के 22 जहाज फंस चुके हैं, जिसमें से 2-4 जहाज तो आए हैं खैर। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में लगभग 5 से 15 जो डॉलर है पर बैरल के हिसाब से इजाफा हुआ है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है, ड्राम समझ लीजिएगा वो, ठीक है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी एशिया में 80 से 90 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। यह आंकड़ा 1 करोड़ तक का भी हो सकता है। यहाँ से लगभग 3.25 लाख लोग ही सुरक्षित भारत में लौटे हैं अभी। महंगाई की बात अगर करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया है, के साथ साथ जो आपका इंडस्ट्रियल डीजल और पेट्रोल है वो भी महंगा हो गया है। और अगर लगातार ये हालात चलते रहे तो शायद नॉर्मल जो नॉन इंडस्ट्रियल पेट्रोल डीजल है वो भी महंगे होंगे। आई गेस हिमाचल प्रदेश में जो है ना कल से शायद 5 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम तो बढ़ने वाले हैं जल्द ही। शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई है। सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती है, इससे रोजमर्रा के सामान और महंगे हो जाएंगे फिर। इसके साथ साथ जो है ना रेमिटेंस की बात करते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है कि कोई भारतीय पर्सन विदेश में रह रहा है और वो भारत में पैसा लौटाता है, तो विदेश से आने वाला पैसा उसको रेमिटेंस मनी कहते हैं। तो भारत को सालाना 8 लाख करोड़ प्लस में रेमिटेंस आता है। इसका 50% गल्फ देशों से ही आता है। तो संकट अगर बढ़ गया तो भारतीयों की नौकरी है उस और इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब है देश में रेमिटेंस कम आएगा। व्यापार और शिपिंग की बात करें तो भारत का 100 बिलियन डॉलर व्यापार इसी क्षेत्र से जुड़ा है, जो युद्ध के कारण प्रभावित अभी फिलहाल हो रहा है। अगर रेड सी स्वेज रूट बाधित होते हैं तो शिपिंग लागत 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर के साथ साथ जो है ना आपके मतलब जो भी आजू बाजू के इलाके हैं उन पे टैक्स लिया जाता है। मतलब वहां से जैसे जैसे जहाज गुजरते हैं तो उन पे टैक्स लिया जाता है, लेकिन जब हम तो कोई टैक्स नहीं लेते। जैसे मेनली मिस्र की स्वेज नहर है, वहां से गुजरने वाले जहाज का 2 से लेके 7 लाख डॉलर तक का टैक्स लगता है। इवन जो बड़े कंटेनर जहाज होते हैं उनका तो 1 मिलियन डॉलर तक का टैक्स लगता है। पनामा नहर से अगर गुजरना पड़े ना तो पनामा नहर से लगभग 1 लाख से लेके और 4.5 लाख डॉलर तक का टैक्स लिया जाता है। और इवन जो आपका नियो पनामा मैक्स जहाज है उसके लिए तो 5 लाख डॉलर तक का टैक्स लिया जाता है। तुर्की के अंदर एक बोस्फोरस नाम का स्ट्रेट है, उससे उस पे भी लगभग जो ना 10,000 से 15,000, 30,000, 50,000 डिपेंड करता है जहाजों के अकॉर्डिंग। ऐसे कनाडा के अंदर एक सेंट लॉरेंस सीवे करके एक वहां पे भी जगह है, और वहां से उस स्ट्रेट से अगर निकलना पड़ता है तो भी 1 लाख डॉलर तक का टैक्स लगता है। तो ईरान कह रहा है कि हमने सालों से इस हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई भी टैक्स नहीं लिया है, उसे हमेशा फ्री रखा है। इतनी बदनामी हमें मिली है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हमें मिल रही है, तो फिर भी आप ये चाहते हैं कि हम ही गलत हैं, ईरान ही गलत है। ईरान कह रहा है कि अगर सीज फायर करना है तो इस हॉर्मुज के लिए अब नए नियम बनाओ। यहां से गुजरने के लिए हम भी टैक्स के ऊपर हो सकता है भविष्य में यहां से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स देना ही पड़े अभी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इस पे इतनी ही बातें कही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी एसटीएस एग्जाम की तो आप लोग आधारशिला बैच में एडमिशन ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन में जाके। शुक्रिया डियर।